एप्पल ने बहुत इंतजार कराने के बाद फाइनली यहाँ पे iOS 18.2 का जो अपडेट है वो रिलीज कर दिया है रजिस्टर्ड डेवलपर्स के लिए, जो कि अपडेट यहाँ पे 7.45 GB को देखने को मिला। हालांकि ये जो अपडेट का जो साइकिल है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हमें देखने को मिला, लेकिन फाइनली इंतजार के बाद, बहुत इंतजार करने के बाद iOS 18.2 का जो RC बिल्ड है और रजिस्टर्ड डेवलपर्स और जो भी आईफोन्स हैं उनके लिए, जो सपोर्टेड आईफोन्स हैं उनके लिए यहाँ पे पुश कर दिया है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या कुछ नया है इस अपडेट में, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या फिक्सेस किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे अपडेट में, जो हमें अपडेट का नोट मिला उसमें आप देख सकते हैं कि AI जो है उस पे ज्यादा फोकस किया गया है, जैसे इमेज प्लेग्राउंड है और यहाँ पे चैट जीपीटी है, जेनमोजी है, ये सारी चीजों के बारे में कुछ ज्यादा फोकस किया गया है कि ये जो अपडेट है इन चीजों के बारे में है, जैसे कि राइटिंग टूल्स वगैरह भी है इसमें। बात करें हम अपडेट साइज की, तो अपडेट का जो साइज है वो 7.45 GB हमें देखने को मिला। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अपडेट से पहले के बिल्ड नंबर की, तो यहाँ पे 22C5142A हमें बिल्ड नंबर देखने को मिला था, लेकिन जब हमने अपडेट कर लिया अपने आईफोन को RC बिल्ड पे, तो मैं सेटिंग्स में जाकर आपको दिखा दूं कि अगर जनरल में जाऊं और उसके बाद फिर अबाउट में जाने के बाद iOS वर्जन पे जाऊं, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 22C150 हमें बिल्ड नंबर देखने को मिला, जो कि iOS 18.2 RC बिल्ड के बाद। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो RC बिल्ड है ये एज अ पब्लिक रिलीज ही है, लेकिन ये जो रजिस्टर्ड डेवलपर्स हैं, जो जिन्होंने अपने आईफोन में डेवलपर बीटा इंस्टॉल करके रखा हुआ है, उनके लिए अपडेट आता है, जो कि पब्लिक रिलीज से कुछ दिनों पहले यहाँ पे रिलीज किया जाता है ताकि स्टेबल वर्जन पे आप जा सके। तो इन केस अगर आप स्टेबल वर्जन पे जाना चाहते हैं तो RC बिल्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर इन केस अगर आप चाहते हैं जो पब्लिक रिलीज है कंप्लीटली उसे यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो बीटा अपडेट्स है उसको ऑफ करना होगा, और ऑफ करने के बाद iOS 18.2 का जो पब्लिक रिलीज होगा, पब्लिक अपडेट आएगा, तब आपको ये जो अपडेट है आपके आईफोन में मिल जाएगा और आप आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज की, तो अपडेट के बाद मेरा जो अवेलेबल स्टोरेज है वो है 211.33 GB, और ये अपडेट से पहले भी सेम था, कुछ यहाँ पे चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिला। अगर बात करें हम यहाँ पे मॉडेम फर्मवेयर की, तो अपडेट से पहले 1.2.1.0 था, जो कि अब यहाँ पे मॉडेम फर्मवेयर है वो 1.2.1.05 देखने को मिला, मतलब कि मॉडेम फर्मवेयर में भी चेंज है, जो कि मेरे यहाँ पे आईफोन 16 प्रो में है। बाकी फोन्स का मैं नहीं बता सकता दोस्तों, लेकिन मेरे आईफोन 16 प्रो में ये जो मॉडेम फर्मवेयर है वो चेंज हो चुका है, और ये जो अपडेट साइज है वो काफी बड़ा भी है, क्योंकि ये जो अपडेट है 7.45 GB का मुझे मिला हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि ये सारे चीजों को यहाँ पे बीटा वगैरह को रिमूव करके वो जो फाइनल रिलीज है वो आता है, वो यहाँ पे आप इंस्टॉल करते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं क्या कुछ नया चेंज मुझे देखने को मिला इसमें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि iOS 18.2 में जो RC बिल्ड है उसका जो चेंज मुझे देखने को मिला वो म्यूजिक ऐप से रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर आप म्यूजिक में जाते हैं और सर्च में जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ब्राउज कैटेगरीज देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावे यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज देखने को मिला म्यूजिक सर्च में। अगर आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं वेडिंग सॉन्ग, तो वेडिंग से रिलेटेड जितने भी सॉन्ग्स होंगे वो सॉन्ग्स मुझे यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे, मतलब कि स्पेसिफिक आप किसी भी जॉनर, किसी भी आर्टिस्ट वगैरह से रिलेटेड आप सॉन्ग ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें बिना रैप वाले सॉन्ग के लिए, तो यहाँ पे वेडिंग सॉन्ग विदाउट रैप भी लिख के सर्च कर सकते हैं, या फिर विथ रैप, और वो जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों मुझे यहाँ एप्पल टीवी में भी देखने को मिला, जो कि एप्पल टीवी में भी सेम चीजें हैं। अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो सबसे पहले तो कैटेगराइजेशन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं कुछ भी, जैसे अगर मैं लिखूं किडनैपिंग वगैरह लिख के सर्च करूं, तो किडनैपिंग से रिलेटेड जो भी मूवीज हैं वो दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं मर्डर लिखूं, तो मर्डर से रिलेटेड जितने भी मूवी होंगे वो सारे यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। मतलब कि ये जो नेचुरल लैंग्वेज सर्च है आपको टीवी ऐप में भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप डायरेक्टली कुछ भी चीजें लिख के सर्च कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ भी जॉनर्स, कुछ भी इंटरेस्ट हो आपका, कोई भी शो, कोई भी मूवी आप सर्च करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक आर्टिस्ट से रिलेटेड सर्च करना चाहते हैं, तो वो भी आप सर्च कर पाएंगे और आसानी से उस कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप पॉडकास्ट को यूज करते हैं, तो पॉडकास्ट में भी आपको सेम इसी तरह से नेचुरल लैंग्वेज जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप सर्च में जाएंगे, तो सर्च में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से कस्टमाइज आपके लिए क्यूरेटेड जो सर्च बार होगा या फिर सर्च फील्ड जो होगा, उसमें आपको ऐसे सर्च पेज में देखने को मिलेगा, जिससे कि रिलेटेड आप स्पेसिफिक किसी भी जो यहाँ पे कैटेगरी है उससे रिलेटेड पॉडकास्ट में सिंपली टैप करके जा सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, मुझे टेक्नोलॉजी पसंद है, तो मैं सिंपली इस पे टैप करूंगा और उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे पॉडकास्ट वगैरह है वो मैं देख पाऊंगा। इवन कि अगर मैं चाहता हूँ किसी भी पॉडकास्ट को ऐड करना है या फिर सर्च में किसी भी कैटेगरी को ऐड करना फेवरेट्स के तौर पे, तो मैं सिंपली यहाँ पे टैप करूंगा और ये मेरा जो कैटेगरी है वो फेवरेट्स में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फेवरेट्स को एडिट भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, और साथ ही अपने जो भी चीजें हैं, जो पॉडकास्ट वगैरह हैं, वो आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे। इवन की सेम नेचुरल लैंग्वेज का यहाँ पे भी यूज
यूज किया जाता है। आप कुछ भी स्पेसिफिक टर्म्स, कुछ भी स्पेसिफिक चीजों को लिख के सर्च कर सकते हैं और आसानी से उस कंटेंट को यहाँ पे आप खोज पाएंगे या फिर उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, उसे यूज कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बग फिक्सेस बहुत किए गए हैं। जो यहाँ पे स्मूथनेस है परफॉर्मेंस की, वो उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ इमेज प्लेग्राउंड की, तो ये जो इमेज प्लेग्राउंड है दोस्तों, पहले यहाँ पे इसमें काफी टाइम लगता था किसी भी चीजों को यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स को ऐड करते थे आप, तो इमेज क्रिएट करने में काफी टाइम लगता था, लेकिन ये अब आसानी से यहाँ पे जल्दी जल्दी वो प्रॉम्प्ट से रिलेटेड आपका इमेज क्रिएट करेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मैंने यहाँ पे गौर किया कि आपको पहले यहाँ पे वो थम्स अप या फिर थम्स डाउन का ऑप्शन मिलता था, फीडबैक का ऑप्शन मिलता था, आप उसको फीडबैक सेंड कर सकते थे, लेकिन वो सारी चीजें अब यहाँ से हटा दी गई हैं क्योंकि अब ये अच्छे से वर्क कर रहा है। बहुत सारा डेटा यहाँ लेने के बाद, बहुत सारे फीडबैक लेने के बाद फाइनली एप्पल ने इमेज प्लेग्राउंड को अच्छे से यहाँ पे उसका जो अपडेट है वो पुश कर दिया है। अब आप आसानी से यूज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी वैसा देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे डन के बगल में एक फीडबैक का भी ऑप्शन मिलता था, फीडबैक बटन मिलता था, जो कि अब यहाँ कंप्लीटली हट चुका है। अब आप आसानी से इमेज को जो भी चीजें ऐड करेंगे वो आप जल्दी से आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉम्प्ट्स डालेंगे उससे रिलेटेड इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो काफी परफॉर्मेंस जो है काफी फास्ट हो गया है और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। सेम चीजें दोस्तों मुझे जेनमोजी में देखने के लिए मिला। अगर आप कोई भी इमोजी क्रिएट करते हैं, इमोजी क्रिएट करने में ये जो पहले यहाँ पे जो डिले होता था वो अब डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो आसानी से आप जल्दी से यहाँ पे लिख के कुछ भी चीजों को आसानी से अपना जो इमोजी है वो जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर दोस्तों एक और चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिला आरसी बिल्ड में, वो ये है कि अगर आप कोई भी इमोजी क्रिएट करते हैं तो अब आप ये जो इमोजीज हैं वो अब आप अपने iCloud लाइब्रेरी से सिंक करके दूसरे डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी इमोजी क्रिएट किया, आपने उसे ऐड किया, तो ऐड करने के बाद वो जो इमोजी है वो सिंपली आपका दूसरा जो डिवाइस है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सारी चीजें मैंने बनाई स्टिकर्स वगैरह, तो ये जो इमेज है या फिर जो इमोजी है, स्टिकर्स है, वो दूसरे डिवाइसेस में जिसमें कि आपने सेम एप्पल आईडी से लॉगिन किया हुआ होगा वो iCloud के थ्रू उसमें भी सिंक करेगा। इसका मतलब कि अब आपको यहाँ पे अगर आप अपने आईफोन में एप्पल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं तो दूसरे डिवाइसेस जिसमें कि नॉन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस हैं उनमें भी आप ये सारी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन आपको क्रिएट करना होगा इसे डिवाइस में और दूसरे डिवाइस में आप लाइब्रेरी के तौर पर सिर्फ यहाँ पे यूज कर पाएंगे। मतलब जो क्रिएशन होगा उसके लिए आपको एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आफ्टर क्रिएशन जो यहाँ पे इमोजी होगा, स्टिकर्स होगा, वो आप कहीं पे भी यूज कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे चैट जीपीटी का जो सपोर्ट है वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है हर केस में। जैसे अगर आप किसी भी चीजों को पूछते हैं तो चैट जीपीटी में आपको ये जो ऑप्शन है या चैट जीपीटी का जो इंटीग्रेशन है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। आप आसानी से इसे यूज कर पाएंगे, राइटिंग टूल्स वगैरह में यूज कर पाएंगे। ये जो चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन है उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है और उसके बाद कंपोज में जाके कुछ भी चीजें लिखिए और वो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कंपोज करके दे देगा। सारी चीजें, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देगा। कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखना है आपको, कुछ भी ऐसे आर्टिकल्स कुछ भी लिखना है उसके बारे में आप आसानी से यहाँ पे चैट जीपीटी की मदद से लिख पाएंगे। तो ये जो परफॉर्मेंस था वो काफी डिले होता था पहले, लेकिन यहाँ पे आरसी बिल्ड में ये सारी चीजें फिक्स कर दी गई हैं, ये अब अच्छे से वर्क कर रहा है। बात करें दोस्तों यहाँ पे 16 प्रो और 16 सीरीज के डिवाइसेस के लिए, मतलब 16 सीरीज में जो भी डिवाइसेज है जिसमें कि आपको कैमरा कंट्रोल बटन देखने को मिल जाता है, तो ये एप्पल इंटेलिजेंस का जो विजुअल इंटेलिजेंस फीचर है वो आपको इसमें मिल जाता है। तो आप सिंपली यहाँ पे इसको टैप करके ऐसे होल्ड करेंगे तो ये विजुअल इंटेलिजेंस है वो इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद अगर आप कोई भी फोटोज क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पहले 2-3 ऑप्शंस दिखते थे, मतलब 3 ऑप्शंस दिखते थे। एक डॉट देखने को मिलता था जिसपे आप टैप करते थे और फिर आपको आस्क और सर्च का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब आप आसानी से सिंपली 2 ही बटन आपको दिखेंगे। आप आस्क करिए और उससे रिलेटेड जो प्रॉम्प्ट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो आपको इंस्टेंटली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आप आसानी से यहाँ पे टैप करके किसी भी चीजों को आसानी से फोकस करके उसे सर्च कर पाएंगे, फोटोज क्लिक करके, और उससे रिलेटेड जो भी आंसर्स हैं वो इंस्टेंटली देख पाएंगे अपने आईफोन से। तो ये जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा कंट्रोल बटन्स के लिए ही है, लेकिन ये आरसी बिल्ड आने के बाद बहुत अच्छे से वर्क करा। पहले भी था लेकिन परफॉर्मेंस काफी अच्छी कर दी गई है यहाँ पे। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे वॉइस मेमोज ऐप की, तो वॉइस मेमोज ऐप में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीलेयर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स में ही है। अगर आप यहाँ पे इसे एडिट करने की कोशिश करेंगे तो एडिट करने के बाद यहाँ पे मल्टीलेयर का एक ऑप्शन आपको दिख जाता है। आप सिंपली प्लस पे टैप करके मल्टीलेयर में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक ऐड करना है, कुछ भी चीजें ऐड करनी है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो उसके बाद आप जैसे जो लॉजिक प्रो एक्स वगैरह है उसको डायरेक्टली आप यहाँ से शेयर करके कनेक्ट करके मतलब यहीं से डायरेक्टली यूज कर पाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स डिवाइसेस में ही वर्क करेगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करूं मेल ऐप की, तो मेल ऐप में आपको कुछ इस तरह से रीडिजाइन मेल देखने को मिल जाता है, जो कि पहले से काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। पहले भी था ये फीचर iOS 18.2 के जो यहाँ पे डेवलपर बीटा था उसमें देखने को मिल रहा था, लेकिन ये अब अच्छे से वर्क कर रहा है। जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा हो गया है, स्मूथनेस है, यहाँ पे जो भी कैटेगराइजेशन है वो जल्दी से वर्क कर रहा है। यूआई में चेंजेस हो गए हैं, साथ ही साथ ये जो फीचर है वो सारे डिवाइसेस में काम करेगा जिसमें कि iOS 18.2 आने वाला है। ये
सिर्फ इसलिए नहीं है कि जिसमें एप्पल इंटेलिजेंस है उसमें काम करेगा, ये जो मेल का जो फीचर है वो मतलब जो न्यू रीडिजाइन मेल है वो सारे आईफोन्स में काम करने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है, जिससे कि आप आसानी से कॉल को रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे चेंजेस की या फिर बग फिक्सेस की, तो फोटोज ऐप में अगर आप जाएंगे तो पहले जैसे कोई भी फोटोज हुआ करता था जिसपे कि आपको यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन मिलता था, तो ये जो था वो टेक्स्ट के ऊपर ओवरलैप करता था, लेकिन ये चीजें यहाँ पे फिक्स कर दी गई हैं। अब आसानी से ये वर्क कर रहा है, आप कहीं पे भी कुछ भी चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले यहाँ पे जो बार होता था बॉटम बार यहाँ पे आपको देखने को मिलता था कुछ इस तरह से, ये सारी चीजें ये ओवरलैप करती थी, ऊपर में जो टेक्स्ट था उसके ऊपर ओवरलैप करता था। तो फोटोज में ये चीजें मुझे काफी अच्छी देखने को लगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, वीडियोस की बात करें तो वीडियोस में आपको यहाँ फ्रेम बाय फ्रेम अब आपको यहाँ पे इसे स्किप करने का या फिर स्किम करने का ऑप्शन मिलता है। जैसा आप देख सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम आप ऐसे इसको स्क्रब कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मिली सेकेंड्स का भी ऑप्शन है, तो आप आसानी से पर सेकेंड पर मिली सेकेंड पे आप स्क्रब कर सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम और चीजों को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे वीडियोस में लूप का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे अगर आपने कोई वीडियोस को प्ले किया और उसे लूप में यहाँ पे वो जब आपका खत्म हो जा रहा है वो वीडियो, तो वो फिर से वहाँ पे चालू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ऑप्शन भी मिल जाता है अगर आप चाहते हैं इसे इनेबल रखना है या फिर डिसेबल करना है। जैसा आप देखा आपने कि ये जो मेरा वीडियो है वो लूप में प्ले हो रहा है, तो इस चीज को भी आप बंद कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास अब मिल जाता है। तो फोटोज ऐप में भी ये चीज ये जो चेंजेस है मुझे अच्छी लगी देखने में। साथ ही दोस्तों कैमरा ऐप में कोई भी फोटोज को क्लिक करते थे तो यहाँ पे जो फोटोज था वो अपीयर होने में काफी टाइम लेता था। ये जो प्रॉब्लम था मैंने भी बहुत बार फिक्स किया था कि लगभग 5-10 सेकंड ले लेता था फोटोज क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपीयर होने में, लेकिन अब ये इंस्टेंटली वर्क कर रहा है। इवन की फोटोज ऐप को अगर आप ओपन करते हैं तो लेटेस्ट फोटोज आपको नहीं दिखते थे, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पे फिक्स कर दी गई हैं, अब ये अच्छे से वर्क कर रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो काफी स्मूथनेस है परफॉर्मेंस में, कोई भी लैग वगैरह मुझे देखने को नहीं मिला। सीरी की बात करें तो सीरी भी इंस्टेंटली वर्क कर रहा है। इवन की यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद भी आप देखेंगे कि ये जो ग्लोइंग लाइट्स हैं वो काफी चेंज है पहले के हिसाब से। पहले जो यहाँ पे ऐसे मूवमेंट के साथ आता था वो नहीं है, यहाँ पे लाइट कुछ अलग तरह से आ रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो चीजें हैं ये जो चेंज है मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि सीरी की जो लाइट है वो भी काफी चेंज हो गई है। हीटिंग की बात करें दोस्तों तो थोड़ा बहुत तो मुझे यहाँ पे अपडेट के बाद हीटिंग यहाँ पे फील हुआ मेरे आईफोन में, लेकिन वैसा फिर थोड़े देर के बाद ये सारा कुछ नॉर्मल था। हीटिंग में कुछ वैसा इश्यू ज्यादा मुझे देखने को नहीं मिला। बैटरी की बात करें तो बैटरी परफॉर्मेंस भी ठीक ही है अभी तक, मैंने वैसे कुछ ज्यादा देर तक इसे यूज नहीं किया है कि मैं आपको कंप्लीटली अच्छे से बता सकूं कि कितना परफॉर्मेंस वगैरह है। लेकिन फिलहाल जो मैंने यहाँ पे फोन को यूज किया था इंस्टॉल से पहले, मतलब इंस्टॉलेशन से लेकर अब तक जो भी मैंने यूज किया उसमें बैटरी परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छी लगी। कोई ज्यादा ये ऐसा नहीं था कि मतलब सडन वो बैटरी गिर रहा था, बहुत तेजी से गिर रहा था रैपिड पेस से, वैसा कुछ नहीं था, अच्छे से ये वर्क कर रहा था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो Geekbench स्कोर की बात करें तो Geekbench में यहाँ पे सिंगल कोर जो है 3509 मुझे देखने को मिला और मल्टी कोर में 8590 देखने को मिला। अगर सीपीयू हिस्ट्री में जाकर मैं चेक करूँ तो जो आरसी बिल्ड से पहले जो अपडेट था या फिर बीटा 4 था उसमें आप देखेंगे कि सिंगल कोर 3439 था, जो कि अब यहाँ पे आरसी बिल्ड के बाद 3509 हो गया। हालांकि मल्टी कोर स्कोर जो था वो हमेशा ऊपर नीचे हो रहा था, पहले जैसे बीटा 3 में कुछ ज्यादा था फिर बीटा 4 में कम हुआ, लेकिन फाइनली अब जो यहाँ पे बीटा जो आरसी बिल्ड आया यहाँ पे i13.2 का, उसमें आप देख सकते हैं कि 8591 मुझे देखने को मिला मल्टी कोर स्कोर में, जो कि यहाँ पे पहले बीटा 4 में 8327 देखने को मिला था। तो ये जो सीपीयू का परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है। बाकी परफॉर्मेंस जो वो काफी स्मूथ है, मुझे कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला इसमें अभी तक। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों iOS 18.2 आरसी बिल्ड में। वैसे जो iOS 18.2 के जो फीचर्स हैं, चेंजेस हैं, वो मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, या फिर पब्लिक रिलीज होने के बाद मैं एक और नया वीडियो बना दूंगा जिसमें कि कंप्लीट चेंजेस को मैं कवर करूंगा, क्या नया फीचर्स है, क्या चेंजेस है। वैसे मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप नॉन एप्पल इंटेलिजेंस और एप्पल इंटेलिजेंस दोनों के लिए अलग से वीडियो है, आप उसे जरूर चेक कर सकते हैं। मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।